बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 के बाब नंबर 3 डायनामिक्स के टॉपिक नंबर 3.2 बुनियादी फोर्सेस को देखेंगे। तो कारखाना कुदरत में यानी कि कुदरत के कारखाने में 4 बुनियादी फोर्सेस रूबा अमल हैं। अब वो 4 बुनियादी फोर्सेस स्टूडेंट्स कौन सी होती हैं, ये आपने इनके नाम पहले याद रखने हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने देखा था ज़मीन की कशिश है, ठीक है। और इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि हर मास रखने वाला जिस्म हर दूसरे मास रखने वाले जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्योंकि ज़मीन का मास ज़्यादा है तो इस वजह से ये ज़मीन दूसरी चीज़ों को ज़्यादा कशिश से या ज़्यादा फोर्स से नीचे खींचती है, क्योंकि ज़मीन बड़ी है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझेंगे, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स को समझेंगे और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स को समझेंगे। तो ये 4 बुनियादी फोर्सेज जो हैं ये हमारे कुदरत के कारखाने में मौजूद हैं और इनको आज हमने डिटेल से स्टडी करना है, ठीक है। तो पहले ये शॉर्ट में बुनियादी फोर्सेज के नाम आपने याद रख लेने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कुदरत के कारखाने में या कायनात में जो 4 बुनियादी फोर्सेज हैं उनके नाम लिखें, या कितनी बुनियादी फोर्सेज हैं और उनके नाम लिखें। तो 4 बुनियादी फोर्सेज हैं, उनके नाम ये हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट देखें ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तमाम 4 बुनियादी फोर्सेज में सबसे कमज़ोर फोर्स है। तो स्टूडेंट्स याद रखने आपने, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इन चारों में से सबसे कमज़ोर फोर्स है, ठीक है। लेकिन ये एक लंबे फासले तक अमल करने वाली फोर्स है तो ये कमज़ोर, लेकिन लंबे फासले तक अमल कर सकती है, ठीक है। आप देखें ना कि सूरज हमारी ज़मीन से कितना दूर है, उसके बावजूद जो सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी ज़मीन पर अमल कर रही है, ठीक है। और इवन जो दूसरे सितारे हैं और दूर हैं इतने, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ ना कुछ हमारी ज़मीन और हमारे सूरज के साथ ताल्लुक़ बनाए रखे है। तो इतने ज़्यादा फासले से भी ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर सकती है। और इसको अगर आप दूसरी तरह समझना चाहो कि आपका हवाई जहाज़ है वो बहुत बुलंद है, अगर हवाई जहाज़ से आप कोई चीज़ ऐसे गिराते हो तो वो नीचे ज़मीन उसको खींच लेती। तो हवाई जहाज़ देखें ना कितना ऊंचा होता है, उसके बावजूद जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी गिरती हुई चीज़ को हवाई जहाज़ से अपनी तरफ खींचेगी। तो ये एक लंबे फासले तक अमल करने वाली फोर्स है। एक लिहाज से ये लामहदूद फासले तक अमल करती है। लामहदूद फासला है, बेशुमार दूर से दूर फासला होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर लेगी, ठीक है। लेकिन ये फोर्स फासला बढ़ने से कमज़ोर तर होती चली जाती है। जी बिल्कुल स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, फासला अगर ज़्यादा होगा तो ये कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगी ज़रूर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दूर का कोई एक सितारा है तो क्या उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी ज़मीन पर है? जी है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है, वो ना होने के बराबर है, लेकिन है ज़रूर। लामहदूद का ये मतलब है कि बेशक हम जितनी दूर मर्जी चले जाएं ना ज़मीन से या किसी सितारे से या सूरज से, तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे जिस्म पर अमल तो करेगी, लेकिन चूंकि फासला बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो कमज़ोर से कमज़ोर तक होती चली जाएगी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, बस इतनी है। अगले पेज पर आगे दूसरी फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये वो फोर्स है जो उन ज़रात पर अमल करती है जिन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस और माइनस वाले होते हैं। इस जुमरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेज आती हैं। तो दो हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेज, ठीक है। मतलब ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं। ये लंबे फासले से अमल करने वाली फोर्सेज हैं, ये भी लंबे फासले से अमल करने वाली फोर्सेज हैं। पीछे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखी, वो भी लंबे फासले से अमल करने वाली फोर्स है। जिस इलाके में ये फोर्सेज अमल करती हैं उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहा जाता है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो वो इलाका जिसमें ये फोर्सेज अमल करें उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहा जाता है। फील्ड का मतलब बेसिकली आप इलाका समझ लो, ठीक है। ये समझ लो ना कि ये बेसिकली एक ये इलाका है ये वाला, और इसके अंदर अंदर अगर आप जाओगे तो उस पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी इस इलाके में। तो ये इलाका जो है ये इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी। फील्ड का मतलब बेसिकली इलाका होता है, ये आपने याद रखना है। जहां पर वो फोर्स अमल करती है उसको फील्ड कहते हैं, उस इलाके को फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और कमजोर न्यूक्लियर फोर्स से ताकतवर होती है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो पहले नंबर पर पड़ी, और जो कमजोर न्यूक्लियर फोर्स है जो हम एंड पर चौथे नंबर पर पढ़ेंगे, उससे ये ताकतवर है, लेकिन ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स से कमजोर होगी, क्योंकि इसके नाम से ज़ाहिर है ना ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर होगी। तमाम कीमियाई तामलात इसी वजह से होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होते हैं। ये एटम्स को मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स में भी जकड़े रखती है। जी बिल्कुल, एटम्स को मॉलिक्यूल्स में और क्रिस्टल्स में ठोस शक्ल में ऐसे बांध कर रखते हैं, और हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होते हैं। और जो एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर बंधे रहते हैं, क्रिस्टल्स में जकड़े रहते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से एटम ऐसे जकड़े रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दो सतहों के दरमियान निस्बती हरकत से रगड़ या फ्रिक्शन का पैदा होना भी इसी वजह से है। ये तो पता है ना स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन पैदा हो जाती है अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी दो चीज़ों को रगड़ते हो ना आपस में। हाँ, जैसे अगर हम अपनी हथेलियों को ऐसे रगड़ रहे हैं तो हमें एक रुकावट फील हो रही है, ऐसे ना हमें
ये दोनों हाथ एक दूसरे में फंस गए हैं, देखें ये फंस गए हैं, फिर ऐसे, तो ये जो बेसिकली फ्रिक्शन है ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से पैदा होती है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उन ज़रात पर अमल करती है जिन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो उसके ज़िम्मे में इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेज आती हैं, और ये लंबे फासले से अमल करने वाली फोर्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा। और जिस इलाके पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अमल करे उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं। फील्ड का मतलब इलाका होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और कमजोर न्यूक्लियर फोर्स से ताकतवर है, लेकिन ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स से कमजोर होगी। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। और जितने भी केमिकल रिएक्शन, किमियाई तामलात होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, या वैसे आप याद रख लो। और ये एटम्स को मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स में जकड़े रखती है, बांधे रखती है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो फ्रिक्शन हमने देखा, रगड़ की वजह से जो फोर्स पैदा होती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से पैदा होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने देखना है ताकतवर न्यूक्लियर फोर्सेज। तो ये ताकतवर हैं, तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर हैं बेसिकली। ठीक है, और ये न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत छोटे फासले से अमल करने वाली फोर्स है, जो न्यूक्लियस के अंदर, देखें बहुत ये छोटे फासले पर अमल करती है, और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर बुनियादी ज़रात के मबैन असर करने वाली फोर्स है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये दो बुनियादी पार्टिकल्स हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन टू प्रोटॉन या न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन होती हैं फोर्सेज, ये। अब ये चीज़ आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है बेसिकली, और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में या शेल्स में गर्दिश करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रिक चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं होता, प्लस या माइनस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर वाली हमने पढ़ी उसका ताल्लुक है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज पर होता है ना ये, लेकिन ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स का इलेक्ट्रिक चार्ज पर कोई ताल्लुक नहीं, कोई निसार नहीं उस पर। ठीक है, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के मबैन होती है, देखें प्रोटॉन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मबैन, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के मबैन बराबर तौर पर अमल करती है। देखें अब इस चीज को स्टूडेंट समझना है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन है। फर्ज कर लें कि ये न्यूट्रॉन है। अब ये मैंने दो दो बनाए हैं ताकि आपको पता चले। तो ये जो ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान हो सकती है। ठीक है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी हो सकती है। तो दोनों प्रोटॉन के दरमियान, या दोनों न्यूट्रॉन के दरमियान, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन से प्रोटॉन के मबैन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मबैन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के मबैन, ये हो सकती है, बराबर तौर पर अमल करती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स कारखाने कुदरत में सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स है, जैसा कि इसके नाम से हमें पता है स्टूडेंट्स, ताकतवर है, तो ये ताकतवर है ना, सबसे ज्यादा ताकतवर है। यही ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स को बाहम इकट्ठा रखने की जिम्मेदार है। वही बात जो आपको बताई ऊपर, अगर पहले देखें प्रोटॉन और प्रोटॉन के मबैन होती है, तो ये क्या करती है, असल में प्रोटॉन और प्रोटॉन को ऐसे जकड़ कर रखती है, बांध कर रखती है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन को जो जकड़ कर रखती है वो ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है ना, इसी तरह से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को जो बांध कर रखती है वो भी ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है। इसी तरह से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े रखती है वो भी ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये तीनों चीजें तो हमने यहां पर देखी, प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है। अगरचे मुस्बत चार्ज रखने की वजह से प्रोटॉन्स को एक दूसरे से परे धकेल देना चाहिए, लेकिन ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि ये उनको एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती। स्टूडेंट्स ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने ना याद रखनी है, यहाँ पर ये समझे। अगर मैं ये प्रोटॉन टू प्रोटॉन तो कशिश है ना, ये हमने देखा ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है। अगर मैं इसका बनाता हूँ ना, तो प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है, और इस प्रोटॉन पर भी मुस्बत ही होगा, जाहिर सी बात है। अब प्लस प्लस चार्ज जो एक जैसे चार्ज हैं, ये एक दूसरे को दफा करते हैं। ये तो आपको पता है कि ये इसको इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा, इस तरह से ये दूर जाएंगे। तो वो चीज़ उन्होंने बेसिकली आपको बताई है ऊपर, कि मुस्बत चार्ज रखने की वजह से प्रोटॉन्स को एक दूसरे से परे धकेल देना चाहिए, यानी कि प्रोटॉन्स एक दूसरे को परे धकेलने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और वो इनको एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती। तो असल में जो ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो ये वाली है, जो इनको कशिश करती है, ऐसे बांध कर रखती है, प्रोटॉन और प्रोटॉन को बांध कर रखती है। तो ये ताकतवर है, वो कमज़ोर है, तो इस वजह से ये दूर नहीं जाते, बल्कि करीब करीब फंसे रहते हैं, जकड़े रहते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान ये फोर्स है, बेसिकली इसको ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा है कि इनको दूर नहीं जाने देती प्रोटॉन्स को। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा है कि ये एक छोटे फासले से अमल करने वाली फोर्स है। तो वही बात उन्होंने नीचे बताई है कि लेकिन इस फोर्स का हल्का असर 10 की ताकत -14 मीटर तक का फासला है। ये 10 की ताकत -14 मीटर का फासला बहुत छोटा है। ठीक है ना, जैसे अच्छा, ये अब ये 10 की ताकत -14 कितना होगा, कितने मीटर होगा, वो भी यहाँ पर देखें। ये इतना होगा कि आप 0.0000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
आगे जगह नहीं, 12, 13 और ये 14, इतने मीटर देखें, 0 कितने 0.000001 मीटर है। ये बहुत छोटा फासला है असल में। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे पता है साइंटिफिक नोटेशन में 1 ज़रब 10 की ताकत -14, तो 1 ना लिखें, 10 की ताकत -14 लिख लेते हैं मीटर। तो ये वाली स्टूडेंट्स चीज़ आपने याद रखनी है। इतनी जगह पर ही ये फोर्स, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स अमल कर सकती है। बहुत छोटे से फासले के अंदर अंदर रहकर ये अमल करेगी, ये लंबे फासले तक अमल नहीं कर सकती बेसिकली, ठीक है। तो जैसे ही फासला इससे बढ़ता है ये फोर्स बेअसर हो जाती है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा फासला होगा तो उसके बाद ये प्रोटॉन टू प्रोटॉन कशिश नहीं करेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भी नहीं करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी कशिश नहीं करेगा। सो के स्टूडेंट्स, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स हमने देखा ये न्यूक्लियर है, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर होती है, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के दरमियान होती है, और ये छोटे से फासले पर अमल करती है, सिर्फ और सिर्फ 10 की ताकत -14, ठीक है। और इसका चार्ज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, ये भी हमने देखा। और ये सबसे ताकतवर न्यूक्लियर मतलब ताकतवर फोर्स है चारों में से कुदरत के कारखाने में, वो हमने देखा, इस वजह से इसका नाम ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। तो बाकी यह है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों प्लस प्लस चार्ज होते हैं, एक दूसरे को परे धकेलते हैं, लेकिन जो ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है वो इनको इतनी ज़्यादा होती है कि उनको परे नहीं जाने देती, बल्कि उनको बांध कर रखती है बेसिकली। और फासला बढ़ता है तो ये फोर्स बेअसर हो जाती है, क्योंकि इतने से फासले पर ये अमल कर सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट बुनियादी फोर्स देखें स्टूडेंट्स, कमजोर न्यूक्लियर फोर्स था, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये भी न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये पूरा एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये भी उसके अंदर होंगी, लेकिन ये कमजोर होंगी, ये कमजोर न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स है, ये वो फोर्स है जो किसी न्यूक्लियस के टूटने के अमल की जिम्मेदार है। देखिए इसमें ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, न्यूक्लियस को तोड़ती है, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। मिसाल के तौर पर इस फोर्स की वसातत से, यानी कि इस फोर्स के जरिए किसी न्यूट्रॉन में से बीटा पार्टिकल खारिज होता है, तो ये स्टूडेंट्स चीज़ आपने याद रखनी है, बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन में से खारिज होगा। इस अमल को बीटा डिके कहते हैं। इसमें एक न्यूट्रॉन बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को खारिज करके प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। अब इस बात को स्टूडेंट समझें, ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ये देखिए न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, एक बीटा पार्टिकल खारिज करेगा, ठीक है। बीटा पार्टिकल हम किसको बोलते हैं, बीटा पार्टिकल बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खारिज होगा और ये जो न्यूट्रॉन है ये किसमें, प्रोटॉन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। इस अमल के दौरान एक बीटा पार्टिकल और एक बगैर चार्ज वाला पार्टिकल न्यूट्रिनो बाहर निकलते हैं। तो एक न्यूट्रोनो भी बाहर निकलती है, ये न्यूट्रोनो जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है ना। तो एक इसको इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। और फिर ये जो न्यूट्रॉन है ये किस में तब्दील होगा, ये प्रोटॉन में तब्दील हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये बगैर चार्ज वाला पार्टिकल है न्यूट्रिनो, ये खारिज होगा, ये न्यूट्रिनो देखें दूसरे लफ्जों में। अच्छा ये स्टूडेंट्स देखें, इसमें बेसिकली हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि यही अगर एक चीज़ आप याद रखो तो बड़ी आसानी से आप समझ लोगे ना। तो क्या हुआ है असल में, ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। चलें हम उर्दू में लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन से क्या होगा, न्यूट्रॉन चेंज होगा प्रोटॉन में, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो साथ में कौन सी चीज़ खारिज होगी, साथ में बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलें लिख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और साथ में एक न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो खारिज होगा, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर ये मैंने सारा आपको लिखकर बताया है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो खारिज होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ये बेसिकली बीटा पार्टिकल है, और न्यूट्रिनो पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है यहाँ से। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एटमों की तबकारी वकूफ़ पज़ीर होती है। तबकारी का मतलब रेडिएशन होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडिएशन या रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे हैं, ठीक है, यही बेसिकली रेडिएशन होती है, ठीक है। बहरहाल कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के निस्बत ज़्यादा ताकतवर है। अब ये देखें ना, इसका नाम कमज़ोर है, तो ये सबसे कमज़ोर नहीं है। कहीं आप इसके नाम से ये ना समझ लो कि सबसे कमज़ोर है, क्योंकि पीछे हमने पहली फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स देखी, उसमें हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे कमज़ोर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा ताकतवर है, सबसे कमज़ोर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के निस्बत ताकतवर है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम ताकतवर है, वो तो चले हमें पता है। और ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है स्टूडेंट्स, ये भी छोटे से फासले से अमल करती है, ठीक है। और इसका हल्का असर 10 की ताकत -17 मीटर है। तो ताकतवर का 10 की ताकत -14 है
और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स का 10 की ताकत -17 मीटर है। ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, 10 की ताकत -17 छोटा है या 10 की ताकत -14 छोटा है? तो 10 की ताकत -17 असल में छोटा है, तो इसका हल्का असर कम है और उसका थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, तो -14, क्योंकि माइनस में अगर नंबर आपको बड़ा नज़र आ रहा है तो असल में वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो खैर ओके स्टूडेंट्स, ये आपने कर लेना है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक कि आज ये चारों को अच्छी तरह से कर लें। आगे हम इनकी यूनिफिकेशन देखेंगे और साथ में अगला टॉपिक अगले लेक्चर में हम कर लेंगे, ठीक है।